पूज्या श्री माई भाई, प्रशांत जी और रेखा दीदी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भगिनी, 15 साल जब कोई काम चल पड़ता है तो उसकी परीक्षा हो जाती है कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे अपने यहाँ परंपरा में बालक का जन्म होता है, उसका नाम एकदम रखते नहीं। आजकल अस्पताल में जन्म होने के पहले नाम सबमिट करना पड़ता है पश्चिमी देशों में, वैसा नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति में पहले कुछ दिन तो बालक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा यही प्रश्न रहता था। तो रोज एक दिन में एक संस्कार होता था उसका, और 10 दिन के बाद हाँ अब हमारी सहायता से ये बालक आगे जिएगा, ये पक्का हो जाता था। फिर 12वें दिन उसका नाम रखते थे। तो सभी संगठनों के बारे में ऐसा है, पहला कुछ समय यद्यपि सब पहले से सोचा हुआ रहता है, कार्य कैसे करना इसका अनुभव रखने वाले भी कुछ कार्यकर्ता पहले से होते हैं। एक नई कल्पना लेकर नया काम खड़ा करना तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा अपने बलबूते, इसकी परीक्षा पहले कुछ वर्ष होती है। उन वर्षों के अनुभवों के आधार पर फिर उसके बारे में चिंतन होता है। संघ भी 1925 में शुरू हुआ। संघ की कार्यपद्धति पक्की हो गई, सारी बातें जैसा आपने कल दिन भर में बैठकर ये सब किया वैसा सिंधी में जाके उस समय के जो प्रमुख कार्यकर्ता 7 ही थे केवल बैठक में, उन्होंने चिंतन करके बहुत सी बातें निश्चित की और समय के अनुसार थोड़े बहुत अंतर से वही कार्य पद्धति उसी दिशा में ये सब चल रहा है। ऐसा अपने भी संगठन का ये 15वां वर्ष है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक था कि हम लोग एकत्र आके इसका विचार करते कि अब तक के जो अपने कार्य का अनुभव है उसके आधार पर संगठन में थोड़ी रचना को व्यवस्थित किया जाए, कार्य पद्धति की कुछ बातें निश्चित हो, कुछ बातों का स्मरण कर दिया जाए, आदि आदि सारी बातें करके अब एक सुगठित सुव्यवस्थित संगठन के नाते हमको आगे बढ़ना है। ये इसलिए भी आवश्यक होता है कि कार्य की कल्पनाएं लेकर हम सब लोग आते हैं, अपने अपने ढंग से समझते हैं। तो इतने वर्ष साथ काम करने के बाद हमने जो सोचा था उसके परे होकर सब जो सोचते हैं वैसा सोचकर कार्य को शुरू करना। पहले हमने कुछ भी कल्पना की होगी इस कार्य के बारे में, वो विचार व्यक्त भी किए होंगे, परंतु अब इतने वर्षों के अनुभव के बाद अब हमारी एक दिशा तय हो गई, अधिष्ठान तय हो गया और गंतव्य तय हो गया, तो दिशा भी तय हो गई। हमको इस आधार पर से जाना है, वहाँ जाना है, इसका मतलब ये रेखा है, ये लाइन है, ये पक्का हो जाता है। तो जैसे हमने कहा कि मातृत्व का विमर्श हमको स्थापित करना है और अच्छा मातृत्व देश में प्रवर्तित करना है, क्योंकि वो समाज निर्माण का आधार है। तो ये बातें लेकर हम चलेंगे। अधिष्ठान अपना है, हिंदुत्व का विचार है, इस राष्ट्र का चलते आया हुआ सनातन विचार है, जो विश्व धर्म है, सृष्टि धर्म है, सनातन धर्म है, जिसको हिंदुओं ने पहली बार देखा और परिस्थिति के सब उतार चढ़ाव में, हार जीत में, देश की स्वतंत्रता में, परतंत्रता में सतत आचरण करके इसको इस क्षण तक जीवित रखा है। इसलिए वो हिंदू धर्म भी है। हिंदुओं ने एक कस्टडियन के नाते जिसको बचा कर रखा है वो है, उसका आधार है, क्योंकि वो अनुभूत सत्य है और सत्य के आधार पर जीवन के दीर्घ अनुभव के बाद सब प्रकार का विचार करके
और पुरानी समस्याओं के उत्तर उसमें ढूंढे ही गए, खोजे गए, सफल उत्तर दे दिए गए। लेकिन अभी जो विश्व की समस्याएं हैं और आने वाली जो हो सकती है, उन सबका उत्तर जिस एक चाबी से मिलता है, वो चाबी ये धर्म है। तो वो हमारा पक्का अधिष्ठान है, सत्य अधिष्ठान है। और हमको जाना है इस समाज निर्माण के लिए सुयोग्य मातृत्व की स्थापना। सुयोग्य मातृत्व की स्थापना के लिए मातृत्व की कल्पना को लेकर जो विपरीत विमर्श चलते हैं, उन सबको ठीक करके सही विमर्श स्थापित करना। तो तय हो गया, 15 वर्ष का प्रयोग भी हो गया। फिर भी आगे जब हम करेंगे तो समय समय पर इसमें देश काल परिस्थिति सुसंगत बदल करने की आवश्यकता रहेगी। संगठन के जीवन में संगठन का विचार पक्का रहता है, ध्येयवाद पक्का रहता है, वो नहीं बदलता, नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कार्यपद्धति भी पक्की रहती, वो भी नहीं बदलती। ये दो बातें शाश्वत रहती है, परंतु कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ता है समय के अनुसार। तो वो हमारा एक्सरसाइज बार बार चलते रहेगा। बार बार यानी प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक पद्धति लेके हम चले हैं, वो चलती है, आज के समय में वो उपयुक्त है, चल रही है। 10-15 वर्ष के बाद उसका फिर से विचार करना पड़ता है। कई बातें वैसी की वैसी कायम रहती, वो तब भी उपयुक्त रहेगी। लेकिन कुछ बातें बदलनी पड़ सकती है, बदलनी पड़ेगी ही ऐसा नहीं, लेकिन पड़ सकती है। तो सबने विचार करके अनुभवों के आधार पर सहमति बना के उसको करना, ये एक्सरसाइज बार बार चलेगा। परंतु जिस रचना के अंतर्गत ये सब होगा, मैं समझता हूँ वो रचना हमने अभी के लिए पक्की की है। इसमें अब बदल नहीं होगा, इसमें विस्तार हो सकता है जो कार्य विभाग हमने तय किए। आज इतनी संख्या है उनकी, कल ये बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे बढ़ाने पड़ सकते हैं, परंतु ये बढ़ाना कब, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में एक वाक्य है, बाइट ओनली एज मच विच यू कैन च्यू। आप जितना चबा सकते हो उतना ही मुंह में लो। तो हर बार, क्योंकि करने लायक काम बहुत है देश में। जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने के दुकान में जाए या चॉकलेट की दुकान में जाए तो उसको लगा कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। हमको प्राइमरी स्कूल में मराठी में एक कविता थी, पहले के क्लास में। खिलौने के दुकान में जाता है बच्चा, हे घेऊ का ते घेऊ, ताटची उचलून का नेऊ, ऐसी थी ना। ऐसा होता है। हाँ, दुकान उचलून का नेऊ, या पूरा दुकान ही ले जाए घर को। करने लायक काम इतने हैं कि कोई भी संवेदनशील मनुष्य देश की परिस्थिति को देखता है तो उसको लगता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक करता है तब और 10 काम आते हैं तो ये छोड़ के उधर भागता है, और 15 काम होते हैं उधर भागता है। होता कुछ नहीं है। इसके कारण चिंता बढ़ती है, माथापच्ची बढ़ती है। ये सब करने लायक है, सब हम अभी नहीं कर सकते। हमारी इतनी शक्ति है, हम ये 2 काम कर सकते, 3 काम कर सकते। 5 साल के बाद हमारी शक्ति बढ़े और 5 काम को हाथ लगा सकते। ये हिसाब करके ही जाना पड़ता है, तब काम होते हैं। तो अभी हमने ये जो निश्चित किया है, ये काम भी बढ़ेंगे, बढ़ने वाले ही है। परंतु काम लेते समय अपनी शक्ति का विचार करके लेना। शक्ति का यानी मेरी शक्ति या महाराज जी की शक्ति या प्रशांत जी की शक्ति या वृषालिताई की शक्ति, ऐसी व्यक्तिगत शक्ति नहीं रहती। संगठन मिलकर कितना झेल सकता है, इसका आकलन करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बढ़ाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। दूसरा ये भी करना पड़ता है कि हम तो एक काम लेकर चले हैं, हमारे मन में सारी स्पष्ट बात है, कोई शंका नहीं है, परंतु समाज को समझाने में समय लगता है।
और समझाने की भाषा समाज को समझ में आए ऐसी होनी पड़ती है। विमर्श का उल्लेख हुआ, तो विमर्श में कैसा कहते हैं, वो कैसे समझाते अपने विरोधी लोग। तो देखो, अपने देश में हमेशा पुरुष महिला पर हुकूमत करता है, पैट्रियार्की है। देखो, तुम्हारे घर में तुम देखो और लिखो रोज कि क्या क्या तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बड़े भाई बहन को, माताजी को ऑर्डर करते, उनको करने को लगाते। अब ये घरों में दृश्य होता ही है। ऑर्डर नहीं करते, बता दे भाई आज अमुक सब्जी करो, वो लिखता है बच्चा। आज पिताजी ने आलू की सब्जी बनाने को कहा, आज आलू की सब्जी बनी। टीचर कहता है देखो ये है, सब्जी कौन सी करना, निर्णय कौन करेगा, वो करेंगे, बनाना इनको है। पैट्रियार्की। वो बच्चे को ये समझ में आता है, गलत समझ में आता है, उसकी बुद्धि तब उतनी ही है। तो युक्ति से वो झूठ स्थापित करते हैं, हमको भी युक्ति से सत्य स्थापन करना पड़ेगा। हमको झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, परंतु समझे इस भाषा में बोलना पड़ेगा। तो आजकल तो बड़ा महत्व इन बातों का, क्योंकि हमारा विचार अब देश के केंद्र में आ गया है। तो इस विचार पर जो भी कोई बोलेंगे वो दिखने में संघ के संबद्ध हो न हो, हिंदू की बात करेंगे तो वो संघ के ही माने जाएंगे। जिसे पहलगाम के बारे में सरकार का समर्थन किया तो शशि थरूर वो बीजेपी के ही माने जाएंगे, वो कुछ भी हो, ऐसा ही है। तो हम बोलेंगे, जो विषय अगर हिंदुत्व के आधार पर है तो संघ का विरोध जिनको करना है वो उसमें मीन में निकालने का प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य से नई पीढ़ी तक पहुंचना उनका पहले हो गया है, हमको बाद में जाना है। उनका काम आसान था, कोरी स्लेट पर लिखना था, हमको पुराना लिखा मिटाकर नया देना है। तो हमारा पहला वाक्य सुनकर ही नई पीढ़ी भाग जाए, ऐसा हमारा विमर्श नहीं होना चाहिए। हमारा विमर्श होना चाहिए कि जिससे वो पास आए, थोड़ा अलग है लेकिन सुनने लायक है, ऐसा उनको लगे। सर धीरे धीरे ये बात उनको देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं आर्टिकुलेशन। वो तरीका भी हमको सीखना पड़ेगा। अपने अभ्यास वर्गों में एक अलग बात है, हमारा विचार जिनको श्रद्धास्पद लगता है वही लोग हमारे वर्गों में आते हैं, उनका प्रशिक्षण हम करते हैं, वो समझ जाएंगे। लेकिन समाज में ले जाते समय वो कैसे समझेंगे, उनको कैसे हजम होगा, लाना इधर है, लाना इधर है। इससे समझौता न करते हुए उनको जिस रास्ते से लाया जा सकता है उस रास्ते पर बात ले जाकर लाना हो, इसका भी कुछ प्रशिक्षण हमारे लिए आवश्यक रहेगा। चलो, रचना तो हमने बनाई है, उस रचना को ये विचार करना पड़ेगा। रचना हर संगठन में बनती है, नए दायित्वों की घोषणा जैसे आज हुई वैसे हर संगठन में होती है, उसका आनंद वगैरह भी रहता है सबको। वो व्यक्त करने की हर एक संगठन की अपनी अपनी पद्धति रहती है, अलग अलग रहती है, वो ऐसी रहेगी। उसका एक यूनिफॉर्म ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं होता है। संघ में दायित्व की घोषणा कर देते हैं, किसका दायित्व घोषित किया ये ध्यान आने के लिए उसको केवल खड़ा करते हैं, फिर वो बैठ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। अपने आपने गले में जल जहाँ जैसा कार्य क्षेत्र है वैसा वहाँ होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। भाव ध्यान में रखना, ये पद नहीं है, ये दायित्व है ना। और ये दायित्व हमको मिला है, उसको निभाना है। दायित्व ये समान होता है, दायित्व सरसंघ चालक का हो, दायित्व गठनायक का हो, दायित्व दायित्व है, जिसको दिया उसके लिए वो सर्वतोपरि है। मोरोपंत पिंगले जी, उनको बताया गया कि अब जरा विश्व हिंदू परिषद की ओर आपको ध्यान देना है। तो ऐसे ध्यान देने वाले संघ के अधिकारी प्रत्येक संघ की बैठक में निवेदन करते हैं, क्या देखा, कैसा है।
तो ऐसा ध्यान देने के लिए उनका निवेदन जब हुआ पहली बार, तो खड़े रहे। उन्होंने कहा विश्व हिंदू परिषद दुनिया का सबसे महत्व का काम है, संघ शाखा से भी ये ज़्यादा महत्व का काम है, क्योंकि आजकल ये काम मेरे तरफ है, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे संघ ने ये काम दिया है तो मेरे लिए ये सबसे महत्व का काम हो गया। तो इसमें तो दायित्व निभाने की बुद्धि, और एक काम दिया संघ ने, वो काम समाज की नज़र में छोटा बड़ा है, वो ओहदा है नहीं ऊपर नीचे करने के लिए। भौगोलिक क्षेत्र कम ज़्यादा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो ओहदा नहीं है, न ये कोई पद है। ये दायित्व है, इसको निभाना है, इसको मेरे जीवन का सर्वतोपरि काम मान के निभाना है। और जब तक इसमें रखा है संगठन ने मुझे, तब तक ये मेरा अपना है। जिस दिन संगठन कहेगा दूसरी जगह, उस दिन इसको छोड़ के जाना है। संगठन ऐसे चलता है, नहीं तो इसी को लेकर झगड़े होते हैं, आपको पता है। हमारे बाबाराव पुराणिक थे, वो विदर्भ के प्रचारक थे, मैं नागपुर का प्रचारक था। उनको झारखंड भेजा गया, तो समापन का ऐसे ही कक्ष था, ऐसे बाहर से आना था, रास्ते में कमरे थे, जैसे वहाँ कमरे हैं। आते समय हम लोग नागपुर के और विदर्भ के मिलकर आ रहे थे, तो शेषाद्री जी एक कमरे में बैठे थे। उन्होंने बाबूराव इधर आओ, ऐसा किया। बाबूराव गए, हम जाके बैठ गए। 5 मिनट के बाद बाबूराव आए, तो उन्होंने मुझे कहा, क्यों मोहन तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे समझ में नहीं आया कुछ, क्या बताना है। उतने में शेषाद्री जी आ गए, तो उत्तिष्ठ हो गया। सरसंघ चालक जी आ गए, कार्यक्रम आगे चला। बाबाराव की घोषणा हो गई। तब मैंने उनको कहा कि बाबाराव, ये तो बताने के बाद आपकी थी, आपने नहीं बताया। हाँ, मुझे क्या मालूम था, और अभी हम आ रहे थे तब बुलाया ना, तब मुझे बताया। और क्या बताया, कैसे बताया, बाद में एक बार शेषाद्री जी ने बताया कि उन्होंने बाबाराव को बोला, बाबाराव आपको झारखंड भेज रहे, आप कब जाओगे? तो बाबाराव ने कहा, अभी यहाँ से वहीं जाता हूँ। टिकट रिजर्वेशन? बोले नहीं, खड़े होकर आज भी प्रवास करता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन कपड़े, प्रवास के कपड़े हैं साथ में, नागपुर में बैठक में आएंगे तब बाकी ले आऊँगा। वह कोई विदाई वगैरह ये उसकी आवश्यकता नहीं है। इतना विदर्भ का काम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़ रहा था। बाबाराव का एक स्वयंसेवकों के मन में एक चित्र तैयार हुआ, ये सब था। लेकिन ये जब तक संघ ने दिया है तब तक है। संघ ने कहा अब झारखंड जाओ, गए। बाद में मुझे बिहार भेजा, तो मुझे ऐसे ही भेजा। बातचीतें नहीं, क्या मैं शारीरिक प्रमुख था, नागपुर विदर्भ का प्रचारक था, तो शारीरिक प्रमुख को सामने बैठना पड़ता है। तो सब मंच पर से सरकार वाला बुलाते, कुछ उसको ये बताओ, उसको बुलाओ, वहाँ वो है क्या देखो, ये सब भागदौड़ शारीरिक प्रमुख को करनी पड़ती। तो ऐसा बैठा था। तो बैठक का सत्र समाप्त तो हुआ, और शेषाद्री का इधर आओ। फिर उन्होंने 7-8 चिट्ठी निकाली, ये इसको दे दो, अगले इसके बाद इनको रोक लेना, ये उनके नाम है ये, और तुमको बिहार जाना है, बस हो गया। बाद में घोषणा, क्योंकि इसमें मोह नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अपनी अपनी पद्धति है, आनंद रहता है, तालियां बजाते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है और होता है। परंतु अपने मन में ये गलतफहमी न हो कि ये कोई अचीवमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी ढंग से इसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि अपना संगठन है, संगठन चलना है तो बहुत सारी बातों की चिंता करनी पड़ती है। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन एक पद्धति में चलना कठिन है। चलना तो मनुष्य जानता ही है, बचपन से खड़ा हो गया, तब मरते दम तक, जब चलना बंद हो जाता है तब तक वो चलते ही रहता है। लेकिन किसी वर्ग में, कैंप में आप देखो, चलना सिखाते हैं। इस चलना सिखाना क्या है, तो चल ही रहा है ना। 1.5-2 साल की आयु से जो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, सिखाना क्या है? नहीं, लेकिन वो वहाँ अनुभव होता है कि यद्यपि हम चल रहे हैं, चलना आया नहीं हमको, मिलकर चलने में फिर सब कदम एक साथ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती। ऐसा ये संगठन जो है, उसको चलते समय ये बातें हम बचपन से सीख रहे हैं।
हम परिवार में रहते तो यही सब करते हैं। परिवार भी एक संगठन है अनौपचारिक, लेकिन थोड़ा सा अलग है। उस दृष्टि से रचना बनाई हमने, काम बांट दिए, प्रवास होंगे, ये सारा है, लेकिन इसका स्पिरिट ध्यान में रखना। ये लेटर्स है, लेटर में भाव है, अक्षरों में अर्थ है। वाणी तब होती है जब अर्थयुक्त अक्षर होते हैं। वागर्थौ इव संपृक्तौ, ऐसा कहा है। वाक्य और अर्थ जैसे मिले रहते हैं। वंदे वाणी विनायको ने, ऐसे ही है ना। तो इस प्रकार वो जुड़े हैं। वो अगर अलग हो जाएंगे, अर्थ अगर वाक्य से अलग हो गया तो अर्थ हमारे समझ में ही नहीं आएगा। वो तो एक भाव है, और अक्षर है लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका स्पिरिट है। ये सारी बातें संगठन, 3 बातें हैं जिसको संगठन कहते, जिनके मिलाप को। एक है अनुशासन, जो हमने बनाया, नियम बनाए, पद्धतियाँ बनाई, अधिकारी बनाए, रचनाएं बनाए, कार्यक्रम बनाए, ये सब चलेगा। वो चलना ही चाहिए, बिना उसके संगठन नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये कष्टकारक होता है। वैसे चलना आसान है, मिलकर चलना मेहनत होती है उसमें। तो ये मेहनत आदमी क्यों करता है? मेहनत इसलिए करता है कि मिलकर चल के हमको अमुक कार्य यशस्वी करना है। ध्येय निष्ठा, बिना ध्येय निष्ठा के संगठन नहीं चल सकता। अनुशासन केवल दिया तो आदमी ये देखेगा कि चलते समय मैं आराम से चलूँ, बाकी लोगों को तकलीफ हो ना हो। लेकिन ऐसे नहीं, मिलकर चलना है तो सबको कष्ट होता है। वो कष्ट सहन करके लोग चलते हैं। हमारे जैसे कामों में तो वर्षानुवर्ष चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? तो जयप्रकाश नारायण को बताया हमारे एक कार्यकर्ता, उन्होंने पूछा कि 30-30, 50-50 साल से आप लोग काम कर रहे हो, 60 के दशक में, तो लगातार इतने एक ही संगठन का काम आप लगातार वैसे ही काम, उबाऊ काम कर रहे हो, टिके कैसे हो? प्रेरणा क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा हमारे समाज का दुख ही है हमारी प्रेरणा। जब तक वो है तब तक हम काम करते रहेंगे। वो दुख मुक्त किए बिना हम रुकेंगे नहीं। इससे हमारी एक प्रेरणा है कि ऐसा मातृत्व स्थापित करना है। ये प्रेरणा जितनी प्रखर होगी, नहीं तो फिर वो 4 प्रेरणा मैंने बताई, स्वार्थ, भय, मजबूरी अथवा अहंकार, ये प्रेरणाएं समाप्त होने पर कार्यकर्ता अलग भी होता है। और जब तक ये प्रेरणाओं को लेकर लोग रहते हैं तब तक वो बखेड़े उत्पन्न करते हैं। और इसलिए ध्येय की प्रेरणा ये महत्व की होती है। तो जो कार्यकर्ता है उनको इसका प्रबोधन औपचारिक अनौपचारिक रीति से होते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि फिर भी ये कार्य तो दुर्धर्ष है, कष्टमय है, और ध्येय लंबा है, जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि लंबे समय से बीमारी है, उसका इलाज एकदम नहीं होगा, इलाज भी लंबा चलेगा। तब तक के लिए धैर्य कैसे रखना? तो दूसरी बात है कि इन सब में एक आत्मीयता रहती है, अपनापन रहता है। संगठन में ये अपनापन रहता है। वो अपनापन सबसे महत्व की बात होती है। तब ये ध्येय निष्ठा लेकर चलते रहना, सतत ध्येय निष्ठा की वो उत्कटता मन में बरकरार रखना, कष्टों के बावजूद टिके रहना, ये काम सहज साध्य उस आत्मीयता के भरोसे होता है। और सारी बातें उस आत्मीयता के प्रकाश में देखी जाती है। अनुशासन भी पालन होता है, कठोरतापूर्वक पालन होता है, लेकिन कठोरता का दंश किसी को नहीं होता। सजा भी हो जाती तो भी, सजा भी हो जाती तो भी। एक बार मैं मुख्य शिक्षक था शाखा का, हमारा एक गणित शिक्षक था, तो कुछ हो गया, उसने कुछ गलती की, मैंने उसको एक तमाचा मारा जोर से, तो वो चला गया और 15 दिन शाखा में आया ही नहीं। तब क्या करना?
15 दिन राह देखी, लेकिन तो मैं चला गया उसके घर और मैंने उसको कहा कि वो ज़ोर से पड़ा गया। बस मैंने ये नहीं कहा गलती हो गई क्षमा करो, अरे इतना क्या है, कुछ नहीं कहा। मैंने ज़ोर से लगा क्या, ऐसा मैंने पूछा। घर जाके उसको समझ में आ गया कि ऐसा ही हुआ होगा, और क्या हुआ पता नहीं। उसने एक बात की नहीं, उस दिन से फिर से वो शाखा में नियमित हो गया और अभी तक वो संघ के संपर्क में है, स्वयंसेवक है। क्योंकि उसको उस दिन समझ में आ गया कि ये मारना गुस्से से नहीं था, अनुशासन की एक बात थी। मैंने मारना नहीं चाहिए था, लेकिन अब दूसरा क्या, उस समय मैं भी 15 साल का था, वो जोश आ गया, दिया एक तमाचा, ऐसा हो गया। लेकिन ये सब भूल के मेरे घर पर आकर पूछता है जोर से लगी का, तो इसका मतलब अंदर अपनापन है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये रहता है तब सब हो जाता है ठीक से। इस बात को ध्यान में रखकर हमने जो जो बनाया है उसको इस प्रकार चलाना है। और ऐसा हो सकने के लिए बहुत महत्व की बात होती है कि संवाद का वातावरण चाहिए। मन में जो है वो खुलेपन से कहीं कह सकते हैं, और जहाँ कहते हैं वहाँ से कोई बात अगर बताई गई तो बिना तर्क किए उसको स्वीकार करते। ऐसे प्रत्येक के पास 2-3 स्थान होने चाहिए। कोई पूर्णकालिक है तो उसके पास एक पूर्णकालिक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ ही बात हो सकती है, और गृहस्थ 1-2-3 चाहिए। और ऐसा संवाद हो सके, ये वातावरण हम सबके करने से संगठन में बनता है। तो खुलकर ठीक है, बुरा लगा वो भी बता सकते, अच्छा लगा वो भी बता सकते। पहले प्रतिबंधक बात पंजाब में बहुत, क्योंकि प्रतिबंध के बाद सबको लगा, पंजाब के लोगों को, कि इतना बड़ा काम किया है, लोगों को बचाया है, तो चुनाव में खड़े हो जाएंगे तो हमको चुन के देंगे लोग। और गुरुजी ने मना किया तो भी सब खड़े हो गए और सबके डिपॉजिट गोल हो गए और निराशा आ गई। ऐसी स्थिति में वहाँ फिर से काम खड़ा करना, प्रतिबंध के बाद का वातावरण, तो चला दिन भर तर्क। 4 सत्रों में एक एक कार्यकर्ता उठता था, जोर जोर से बोलता था, अपनी मन की सारी निकाल देता था। गुरुजी सुनते थे दत्त चित्त होकर। सब अगर शाम को सत्र समाप्त हो गया, आखिरी कार्यकर्ता का कहना हो गया, वो बैठने के बाद गुरु जोर से हंसे और कहा, आओ चलो बहुत हो गई बड़बड़, बाहर जाओ, शाखा लगाओ, कबड्डी खेलो। दूसरे दिन गुरुजी ने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मन की बात निकल गई और बाहर जाकर मैदान में कबड्डी खेले। मैदान में कबड्डी खेलते तो सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। आप लोग भी मैदान में जाकर खेलो तो सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, वो अपने मन के बनाए होते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, कठिनाइयाँ रहती है, लेकिन प्रश्न उसमें से जो निकलते वो हमारे मन की उपज है। वो मन खुल गया तो सब निकल जाता। ये वातावरण उस समय था, यानी आज भी है। कोई भी संघ में किसी को कुछ भी पूछ सकता है। तो छोटा शिशु भी मुझे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ सकता है। आपने ऐसे क्यों बोला, कोई भी पूछता है। वो आप इमामों को क्यों मिले, कोई भी पूछ सकता है। वो मुझे बताना पड़ता है अपना गण संभाल, ऐसा नहीं कह सकता मैं। वो छोटा शिशु भी है तो उसको उसकी भाषा में मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि बताना मेरा काम है। उसके मन में प्रश्न है, वो उत्तर चाहता है, मैं उत्तर दूंगा उसको। एक मुक्त वातावरण इसके लिए जो चाहिए, जिसको अंग्रेजी शब्द है कैमराडरी, हमारे यहाँ हम क्या बोलेंगे उसको, हल्का फुल्का खुलापन ऐसा कहते हैं। कार्य गंभीर है, कठिन भी है, कठिनाइयाँ भी बहुत है, साधनहीन सब है, लेकिन एक फाका मस्ती रहती है काम करने वालों की। तो जैसे किसी के पास कुछ नहीं है, भिखारी है, तो उसको जैसे एक मस्ती रहती है, फकीरी, ऐसी मस्ती रहती है।
उस मस्ती के कारण ये सब ठीक हो जाता है। अपना काम ये सब होने के बाद भी ऐसे मस्ती में करने का काम है, इसको ध्यान में रखकर हम चलते हैं तो कई बातें हो जाती हैं। कभी कुछ काम होते, कभी कुछ काम नहीं होते, कभी अपना कोई साथी गलती कर बैठता है तो डांट डपट भी होती है। तो गलती की तो चिढ़ने की आवश्यकता नहीं, चिढ़ गए तो दूसरे को अपना मन खट्टा करने की आवश्यकता नहीं। दोनों तरफ से अगर ये रहता है, एक मस्ती में काम चलता है तो आनंद होता है। शिविर था बालों का, खूब ज़ोर से वर्षा हो गई, नागपुर की बात है, खापरी में, और रात को 1 बजे नागपुर से बसेस बुलाकर बाल संशोधकों का शिविर था, सबको घर भेजना पड़ा। वो खापरी का वो हमारा खेत है वहाँ, तो रात को संगस्थान समाप्त तो होते ही वर्षा आ गई ज़ोर से। तो तैयारी नहीं थी वर्षा की, दिसंबर के महीने में कहाँ वर्षा होती है, उस दिन हुई। तो दाल जितनी थी उससे तिगुनी बन गई, चावल भी तैरने ही लगा। अब बच्चों ने क्या खाया होगा पता नहीं, वो कीचड़ में से गए, फिर टेंट में जाकर टेंट गिर गए। फिर हम निकले, थोड़ा जोर कम होने के बाद गैस बत्ती वगैरह लेकर एक एक टेंट में जाना, उसको उठाना, कौन कहाँ है। कोई कहता है अभी भागते भागते मैं आया पानी से बचने के लिए, जूता कीचड़ में रह गया, वैसे ही ऐसा सब पहुँचाया। बाद में गए हम 2-3 दिन के बाद, किसी को बुखार आया तो कुछ ऐसा। सबके घरों में वो वर्णन सुनाते थे बाल संशोधक, तो तुमको कुछ नहीं, मेरा वो जूता रह गया, पैर रखा अंदर चला गया, निकाला तो जूता वहीं रह गया। फिर किसी का मुझे काटा लगा, किसी का मुझे थोड़ा बुखार आया। सब अपना कष्ट क्या क्या हुआ बताते थे और वो बहुत मज़ा आई, ऐसा आखिरी वक्त कह रहता था। ये सब हुआ, बहुत मज़ा आई। ये मज़ा कहाँ से आता है? ये मज़ा उसमें से आता है, साथ काम करने की, एक ध्येय के लिए निस्वार्थ बुद्धि से काम करने की, कुछ मिलता नहीं है तो भी खटने की जो मस्ती होती है वो चाहिए। यानी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्त्री है उनकी भी बालक वृत्ति होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जहाँ बालों का संग वहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चों से तंग, ऐसा कहा जाता है। तो खर्चे करने पड़ते हैं और तंग भी हो जाते हैं, लेकिन वृत्ति बालक की रही तो ये सब हल्का हो जाता है। आपस में जो व्यवहार होते हैं वो भी अनुशासन की दृष्टि से हम ठीक ही रहते हैं, समय पर टोकते हैं, डांट डपट भी होती है तो भी सुधार लेते हैं सब, और काम अच्छा चलता है। तो ये किसी नियम में नहीं बैठता, ये कार्य पद्धति के किसी कलम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन सब के होने के बावजूद, नियमों कलमों दायित्वों के होने के बावजूद, ये एक फाइनल सेंटेंस है जो अंडरलाइंड है कि ये सारा इसके कारण ठीक चलता है। ये संगठन का भाव है, उस भाव को परिपोषित करना हम लोगों को आवश्यक रहेगा। इसके लिए अपने स्वभाव से लेकर सारी बातों का पुनरीक्षण करके उसको ठीक करना पड़ेगा। और जब हम कहीं आशा नहीं रखते, कहीं आसक्ति नहीं रहते, कहीं मोह आकर्षण नहीं रहता, जो संगठन कहेगा वो मुझे करना है, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, ऐसा जब भाव रहता है तब ये भी भाव संगठन के वातावरण में अपने आप पैदा होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब आपने चिंतन किया है, आपको अच्छा मार्गदर्शन भी सब प्रकार से मिला है, ये सब ठीक होगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अपना कार्य ईश्वरीय है, वो सफल होने के लिए जन्मा है। ऐसा नहीं होता तो 15 साल नहीं चलता। काम अगर नहीं चलने वाला है तो उसको टूटने में 5 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन 15 साल चला है मतलब ये कार्य हो, ये भगवान की इच्छा है। बस भगवान की इच्छा का वहन करने योग्य हमें अपने आप को बनाना है और इस कार्य को आगे ले जाना है। इस दृष्टि से मेरे ध्यान में जो बातें आई मैंने आपके सामने रखी है, बढ़िए आगे, और क्या। अब ध्वज प्रार्थना और जय घोष हेतु
मैं माधवी जी परसोकर नागपुर प्रांत सह संयोजिका को आमंत्रित करती हूँ। सबसे अनुरोध करती हूँ अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। इसको लीड और फॉलो ऐसे पैटर्न में लेंगे। ओंकार सनातन सद्गुरुनाथ त्राता, श्री लक्ष्मी शांता शक्ति रूपा समर्था, जननी जगन्माता राष्ट्र सामर्थ्य दात्री, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, तुम ही हर बाला मातृमूर्ति धरा पर, तुम ही हर ब्रह्मा विष्णु माता अगोचर, तन मन जीवन को सत्य संस्कार दात्री, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, भारत की हर माँ देवता इस धरा की, सज्जन वीरों की प्रसविणी संत जन की, हर घर मंदिर सा राष्ट्र संपत बनाती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, याद रहे सबको देश की धर्म प्रण की, संस्कृति रक्षण की क्रांति बलिदानियों की, गुणशील शौर्यवती हम बने विघ्न हरती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, विकृति जनमन की संस्कृति से हटाए, विस्मृत इतिहासा संस्मरण से जगाए, सबल जितेंद्रिय हो सत्वमय कार्य करती, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय जय भारत माँ विश्व मांगल्य मूर्ति, जय घोष। स्वधर्म की जय हो, स्वराष्ट्र की जय हो, भारत विश्वगुरु हो, भारत विश्वगुरु हो, परिवार संस्था भारतीय संस्कृति विश्व का संत देवता निसर्ग सृष्टि सबका सब पर, भारत माता की, गौ माता की, जगदम्बा माता की,
सद्गुरुनाथ महाराज की जय।